हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान जीके की इस ऑनलाइन क्लासरूम सीरीज़ में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। साथियों, अब तक हमने राजस्थान और इंडियन ज्योग्राफी की कुछ क्लासरूम अरेंज की थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो क्लासरूम पसंद आए होंगे, आप उनको लगातार पढ़ रहे होंगे। साथियों, काफ़ी समय से मेरे कुछ जो विद्यार्थी हैं उनकी लगातार ये मांग रही है कि सर राजस्थान इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उनको आप क्लियर करवाएं। तो इसी क्रम में आज हम राजस्थान इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। आज से हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना चाहेंगे और वह टॉपिक ऐसा है जिससे आपको राजस्थान के प्रत्येक एग्ज़ाम में कम से कम 1 से 2 सवाल मिलते ही मिलते हैं। तो ये टॉपिक रहता है साथियों, राजस्थान का एकीकरण। अब एकीकरण जो है इसका बिल्कुल सिंपल सा मतलब आप निकाल पाते हैं। एकीकरण यानी एक करना। अब राजस्थान में किसको एक किया गया? तो जिस समय हमारे यहाँ पर अंग्रेजी सत्ता थी, अंग्रेजी शासनकाल था, उस समय राजस्थान कई सारी देसी रियासतों में बटा हुआ था। आज़ादी के पश्चात इन सभी देसी रियासतों का साथ में कुछ ठिकाने थे और यहाँ पर कुछ केंद्र शासित प्रदेश थे। तो इन सभी को एक करके एक राजस्थान की कल्पना की गई, राजस्थान का निर्माण किया गया। अब जो राजस्थान का एकीकरण हुआ, यह एकीकरण क्या वास्तव में इतना आसान था? अब इस एकीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं अमूमन क्लासरूम देखता हूं जहां पर आपको सीधे सीधे एकीकरण के 7 चरण जो है उसके बारे में पूर्ण जानकारी दी जाती है। लेकिन हमारे लिए यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि ये जो एकीकरण हुआ था वास्तव में इसकी नींव कैसे रखी गई थी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इस एकीकरण को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था और आखिरकार किस तरह से यह एकीकरण संभव हो पाया था। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि जिस समय हमारे यहाँ पर अंग्रेजी सत्ता थी तो ब्रिटिश शासन हमारे यहाँ चल रहा था, साथ ही साथ हमारे यहाँ पर सामंती शासन भी चल रहा था जो हमें देसी रियासतों के रूप में नज़र आता है। देसी राज्य थे यहाँ पर। अब वो राजा जो हैं, देसी राजा, वो अपने नियम चला रहे थे। वहाँ की जो जनता थी वह जनता लगातार इनसे परेशान थी। तो जनता और राजा के बीच उस समय एक समन्वय नहीं था। अब इस समन्वय को स्थापित करने के लिए ही राजस्थान में कुछ राजनीतिक संगठनों का विकास हुआ। इन राजनीतिक संगठनों का जो उद्देश्य था कि वो जनता और राजा के बीच, जो उस समय के जागीरदार थे, इनके बीच समन्वय स्थापित कर सके। तो पहले हम कुछ ऐसे संगठनों की बात करेंगे जिन्होंने राजा और प्रजा के बीच एक समन्वय की जो है कोशिश की थी। यहीं से कहीं ना कहीं हमें एकीकरण की एक शुरुआत मिलती है। तो साथियों, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को जागृत करने के लिए काफ़ी सारे संगठनों का निर्माण हुआ था। ऐसा ही एक संगठन था जिसको हमने कहा था राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ। तो जिस समय हमारे यहाँ पर जो सामंती शासन था, जो जागीरदार थे, तो जागीरदारों और उनकी जो प्रजा है, उन प्रजा के बीच में मैत्री संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से जो जागीरदार थे, जागीरदारों और उसकी जो प्रजा है, उस प्रजा के बीच में मैत्री संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से राजस्थान सेवा संघ का गठन किया गया। अब इसकी जो राजस्थान सेवा संघ है, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना होती है साथियों 1919 में। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है। कहाँ होती है? तो ये स्थापना की जाती है वर्धा में। और वर्धा कहाँ पर है? वर्धा रहता है आपका महाराष्ट्र में। अब ये जो राजस्थान सेवा संघ है, तो राजस्थान सेवा संघ बनाने का जो पहला विचार, जो पहली कल्पना आई थी, वो विजय सिंह पथिक के मन में आई थी। विजय सिंह पथिक के मन की एक कल्पना थी और इसी कल्पना के आधार पर 1919 में महाराष्ट्र के वर्धा में इस राजस्थान सेवा संघ का गठन किया गया था। अब राजस्थान के बाहर इसका गठन हुआ था 1919 में वर्धा में, और 1920 में
इस राजस्थान सेवा संघ का गठन राजस्थान में किया गया। राजस्थान में इसकी स्थापना की गई थी अजमेर में। अब अजमेर में इसकी स्थापना की गई। विजय सिंह पथिक जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और इस राजस्थान सेवा संघ के द्वारा एक अखबार समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया गया, जिसको हम राजस्थान केसरी के नाम से जानते हैं। राजस्थान केसरी के नाम से इस समाचार पत्र को जाना जाता है, जिसका संपादक बनाया गया था विजय सिंह पथिक को। काफ़ी बार यह सवाल आता है कि विजय सिंह पथिक द्वारा संपादित जो अखबार है वो कौन सा है, तो वो रहता है राजस्थान केसरी। अब राजस्थान में जब इसकी स्थापना हुई अजमेर में, तो अजमेर में स्थापना होने के बाद इसने सबसे पहले जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1920 में होने के बाद इसने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व इस संगठन ने किया था। तो अब राजस्थान में जो जागीरदार हैं, जागीरदारों और प्रजा के बीच एक समन्वय स्थापित करने के लिए जिस संगठन की स्थापना की गई, वह संगठन था राजस्थान सेवा संघ। अब जो राजस्थान के देसी रियासतों के कुछ कर्मठ कार्यकर्ता थे, इन कर्मठ कार्यकर्ताओं के द्वारा रियासतों का जो रियासतें थी, उन रियासतों में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए और रियासत के जो लोग हैं उन लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनाने के लिए एक और संगठन की स्थापना की गई, और वह संगठन था राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा। तो ये जो राजपूताना मध्य भारत सभा है, इस सभा का जो गठन है ये किया गया था 1918 में। जो देसी रियासतों के कुछ कार्यकर्ता थे, देसी रियासतों के जो कर्मठ कार्यकर्ता थे, कर्मठ कार्यकर्ताओं द्वारा इस राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन किया गया था। और ये जो मध्य भारत राजपूताना मध्य भारत सभा है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये था कि रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, उत्तरदायी शासन की स्थापना, और जो रियासत के लोग हैं, रियासतों के जो लोग हैं, लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनाना, कांग्रेस का सदस्य बनाना। तो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या प्राप्ति के लिए एक तो रियासतों में देसी जो उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जाए, साथ ही साथ रियासत के जो लोग हैं, रियासतों के जो लोग हैं, इनको कांग्रेस का सदस्य बनाया जाए। तो इन सभी के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन किया गया था। अब धीरे धीरे, अच्छा उससे पहले आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लें। अब इसी क्रम में हमारे जो देसी राज्य थे, इन देसी राज्यों की जनता को एक सूत्र में बांधने के लिए एक केंद्रीय संगठन की आवश्यकता भी महसूस की गई। ये आवश्यकता क्यों महसूस की गई? 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा का एक सम्मेलन होता है अजमेर में, और उस सम्मेलन में ही देसी राज्यों की एक परिषद बनाने का जो है वह निर्णय किया जाता है कि देसी राज्यों की एक परिषद गठित की जाए। और इसी का एक राजपूताना मध्य भारत सभा का एक और सम्मेलन जो होता है वो होता है नागपुर में। मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ। राजपूताना मध्य भारत सभा जो रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना,
करने के लिए और रियासतों के लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनाने के उद्देश्य से इस राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन किया गया था। अब भारत के जो देसी राज्यों के जो लोग हैं, इन लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए एक और केंद्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की गई थी। तो जैसा कि मैंने कहा कि 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? यह किया गया था अजमेर में। और इस सम्मेलन में जो है देसी राज्यों की एक परिषद बनाने का निश्चय किया गया। देसी राज्यों की परिषद बनाने का निश्चय किया गया। अब ये जो है ऐसे ख्याल कहीं ना कहीं हमारी इन सभी देसी रियासतों को एक करने का ही जो है उद्देश्य लेकर चल रही थी। अब 1920 में 27 दिसंबर 1920, महत्वपूर्ण तारीख आप ध्यान रखना, 27 दिसंबर 1920 राजपूताना मध्य भारत सभा का एक और जो है सभा का आयोजन होता है, वो होता है नागपुर में। राजपूताना मध्य भारत सभा का एक सभा आयोजित होती है नागपुर में। और इस नागपुर सभा में एक लाइन कही जाती है कि उस समय की जो कांग्रेस थी, वह कांग्रेस इन देसी राज्यों को इतना महत्व नहीं दे रही थी। जो कांग्रेस थी, तत्कालीन कांग्रेस, वो इन देसी रियासतों की जो बातें हैं, उन बातों को इतना अधिक विशेष महत्व नहीं दे रही थी। तो इस सभा में कहा गया कि जो हमारी देसी रियासतें हैं, जो अलग अलग देसी रियासतें हैं, अलग अलग जो देसी रियासतें हैं, इन देसी रियासतों को जो है कांग्रेस इतना अधिक महत्व नहीं देती। तो अगर इन सभी देसी रियासतों का, जो देसी राज्य हैं, इनका एक संगठन बना दिया जाए, देसी राज्यों का संगठन बनने से हो सकता है कांग्रेस इनको महत्व दे दे, कांग्रेस इनको महत्व दे। तो इसी पर्पज से, इसी उद्देश्य के साथ अब भारत में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना की जाती है। तो इसका उद्देश्य क्या होगा कि ये भारत के जो समस्त देशी राज्य हैं, उन सभी देशी राज्यों को एक सूत्र में बांधे, उनको इकट्ठा करे, उनका एक संगठन बने, और जिन संगठन की मांगे, जिनको महत्व यह कांग्रेस दे सके। ये जो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद थी, इस लोक परिषद के गठन के बाद इसका जो पहला अधिवेशन है, यह अधिवेशन 1927 में गुजरात में प्रस्तावित किया गया। 1927 में गुजरात में यह अधिवेशन प्रस्तावित किया गया, लेकिन गुजरात में भयंकर बाढ़ के कारण इस अधिवेशन को टाल दिया गया। तो बाढ़ के कारण यह अधिवेशन नहीं हो पाया। इसकी बजाय यह अधिवेशन 17-18 दिसंबर 1927, 17 से 18 दिसंबर 1927 को बम्बई में यह अधिवेशन किया गया। और इस अधिवेशन में देसी राज्यों के शासकों के तत्वावधान में उत्तरदायी शासन की स्थापना का उद्देश्य रखा गया था
कि यहाँ पर जितने सभी देसी रियासतें हैं उन सभी देसी राज्यों के, देसी रियासतों के शासकों के तत्वावधान में उत्तरदायी शासन की स्थापना का उद्देश्य रखा गया था। अब यह जो संगठन स्थापित हुआ था, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, तो इस संगठन के स्थापना के बाद रियासतों की जो स्थिति थी उन स्थिति में मामूली परिवर्तन होने लगा था। तो कहीं ना कहीं यह जो परिषद है, यह परिषद उन सभी लोगों को जो है जोड़ने का कार्य शुरू कर चुकी थी। अब इस परिषद के गठन के बाद कांग्रेस जो है, उस कांग्रेस में भी कुछ परिवर्तन हुए। उसके जो विभिन्न अधिवेशन हुए, उस अधिवेशन में, अलग अलग अधिवेशन में इस संगठन के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई। जैसे 1928 में 1928 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में 1928 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो इस अधिवेशन में उत्तरदायी शासन के लिए राज्यों की जनता द्वारा जो किया जा रहा शांतिपूर्ण संघर्ष था, तो उस शांतिपूर्ण संघर्ष के प्रति कांग्रेस की सहानुभूति प्रदान की गई। यानी अब कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो इस जो परिषद है, इस परिषद के प्रति जो है झुकाव उत्पन्न कर रही थी। तो 1928 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने जनता द्वारा जो शांतिपूर्ण संघर्ष किया जा रहा था उत्तरदायी शासन के लिए, उसके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की थी। अब जुलाई 1936 में कांग्रेस का एक और महत्वपूर्ण जो है अधिवेशन आता है। यह अधिवेशन कहाँ होता है? यह होता है कराची में। तो जुलाई 1936 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कांग्रेस की नीतियों में कुछ परिवर्तन किया गया था। कांग्रेस की नीतियों में यहां पर कुछ परिवर्तन किया गया। और 1938 में देखें, अब धीरे धीरे जो है कांग्रेस कैसे इन देसी राज्यों की जनता के प्रति अपना झुकाव उत्पन्न कर रही है। 1938 में देसी रियासतों के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ था बहुसारी में, बहुसारी सम्मेलन। तो बहुसारी सम्मेलन जो है वो देसी राज्यों के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। और इस सम्मेलन का जो अध्यक्षता है वो अध्यक्षता की थी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में देसी रियासतों के जो कार्यकर्ता है इनका सम्मेलन बहुसारी में हुआ था। और इस सम्मेलन में कांग्रेस से अनुरोध किया गया कि वह हमारी जो समस्याएं हैं, जो देसी राज्यों के लोग हैं, इनकी जो समस्या है, उन समस्याओं पर आप एक बार पुनः नए सिरे से विचार करें। तो यहाँ पर वरिष्ठ कांग्रेसी जो हैं डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, इनकी अध्यक्षता में बहुसारी सम्मेलन में जो देसी राज्यों के कार्यकर्ता है, इन्होंने कांग्रेस से एक बार पुनः अनुरोध किया कि आप हमारी जो समस्याएं हैं, हम उत्तरदायी शासन के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, आप उसमें जो है अपना सहयोग करें और हमारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को आप एक बार पुनः उन समस्याओं पर आप विचार करें। तो इसका असर ये हुआ कि 1938 में ही कांग्रेस का एक और महत्वपूर्ण अधिवेशन होता है। कांग्रेस का अधिवेशन होता है कहाँ पर? हरिपुरा में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है, अब यहाँ पर भारतीय राज्यों को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है इस अधिवेशन की कि भारतीय राज्यों को
भारतीय राज्यों को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है। तो कांग्रेस की तरफ से यह फैसला किया गया इस अधिवेशन में, भारतीय राज्यों को कांग्रेस का जो है भारतीय राज्यों को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है। साथ ही साथ रियासतों की जो जनता है, जनता को भी अपने अपने राज्य में उत्तरदायी शासन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र संगठन बनाकर उन लोगों को यह छूट दी जाती है कि आप भी अपने अपने क्षेत्र में अपना एक स्वतंत्र संगठन बना दें और स्वतंत्र संगठन बनाकर आप जन जागृति फैलाने का कार्य करें। और इसी अधिवेशन में एक और महत्वपूर्ण बात होती है कि यहाँ पर कांग्रेस पहली बार रियासती जो जनता है, यहाँ पर कांग्रेस जो है वो रियासती जनता का साथ देने का फैसला करती है। यानी ये जो जनता है, इस जनता का जो संघर्ष है, रियासती जनता का संघर्ष, तो रियासती जनता के संघर्ष में साथ देने का फैसला अब कांग्रेस करती है, साथ देने का फैसला करती है। अब 1939 में एक और महत्वपूर्ण कांग्रेस का अधिवेशन होता है। वह अधिवेशन कहाँ होता है? वो होता है त्रिपुरी अधिवेशन। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कांग्रेस की जो अहस्तक्षेप नीति है, तो कांग्रेस अब अहस्तक्षेप नीति का त्याग करेगी और जो स्थानीय जो लोग हैं, जो देसी रियासतों के, देसी राज्यों के जो लोग हैं, उनके संघर्ष में अब अपना पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करेगी। तो ये जो सम्मेलन है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सम्मेलन रहता है। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, जहाँ इन देसी रियासतों के लोगों के जो है पक्ष में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अब कांग्रेस जो है वह अपनी अहस्तक्षेप नीति का जो है त्याग करेगी और इन लोगों का सीधे सीधे सहयोग करेगी। 1938 में इस तरह से जो कांग्रेस का साथ इन देसी रियासतों के लोगों को मिलने लगा था, तो यहाँ के जो लोग हैं, उन स्थानीय नेताओं ने अपने अपने राज्य में कुछ क्षेत्रीय संगठन बनाकर, ये जो छोटी इकाइयाँ थी, क्षेत्रीय संगठन थे, ये अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद जो थी, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, उसकी ही स्थानीय इकाइयाँ थी। और इन इकाइयों को हम प्रजामंडल के नाम से जानते हैं, प्रजामंडल या प्रजा परिषद। तो अब इन सभी देसी रियासतों में 1938 के बाद, हालांकि कुछ प्रजामंडल इससे पहले से कार्यरत थे, लेकिन 1938 के बाद हमारे यहाँ पर लगभग सभी देसी रियासतों में इन प्रजामंडलों की स्थापना की गई। और प्रजामंडलों की स्थापना के बाद जो स्थानीय नेता थे, वो स्थानीय नेता अपने अपने साधनों से, अपने अपने तरीके से यहाँ पर उत्तरदायी शासन की मांग करने लगे थे। कहीं ना कहीं इन सभी लोगों में, इन सभी प्रजामंडल आंदोलनों के बाद राजपूताना की जो जनता थी, उस जनता में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। और यही राष्ट्रीय भावना का जो विकास जो है आगे जाकर आज़ादी के बाद राजस्थान के एकीकरण में बहुत अधिक सहयोग प्रदान करने वाला था। तो ये प्रजामंडल आंदोलन जो है, ये अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की ही स्थानीय छोटी छोटी इकाइयाँ थी। और यहाँ के नेताओं ने लगभग राजस्थान की सभी रियासतों में प्रजामंडल का गठन किया। इसको हम अलग से प्रजामंडल आंदोलन के अंतर्गत पढ़ेंगे। इस प्रजामंडल आंदोलन के तहत राजपूताना के लोगों में, यहाँ के जो स्थानीय नेता थे, उन सभी में राष्ट्रीय एकता की भावना का जो है, या राष्ट्रीय भावना का जो है, उनके मन में कहीं ना कहीं विचार आया। और यही विचार जो है आगे जाकर आज़ादी के बाद राजस्थान के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। अब 1939 में ही भारत में जो देसी रियासतें हैं, उन देसी रियासतों के एकीकरण का एक और बीजारोपण किया जाता है। और वह बीजारोपण किसके द्वारा किया जाता है, अब हम उसकी बात करने वाले हैं। साथियों, 1939 में
भारत के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने उस समय के जो सभी देसी रियासतें थी उन देसी रियासतों के एकीकरण का आह्वान किया था। अब इसके पीछे उनकी क्या मंशा थी उसको हम पढ़ेंगे। तो 1939 में वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने उस समय की सभी जो देसी रियासतें हैं सभी रियासतों के एकीकरण का आह्वान किया था। अब ये आह्वान क्यों किया गया था? आपको पता है कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कुछ समय पश्चात भारत ने भी इस युद्ध में भाग लेने का फैसला किया था और भारत यह युद्ध इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहा था। तो अब भारत में अपने औपनिवेशिक हितों की सुरक्षा के लिए इस एकीकरण के पश्चात इन सभी रियासतों को एक सामूहिक बफर स्टेट के रूप में वह लॉर्ड लिनलिथगो उपयोग में लेना चाहते थे। तो बफर स्टेट के रूप में अपने औपनिवेशिक हितों की सुरक्षा के लिए लॉर्ड लिनलिथगो ने इन सभी देसी रियासतों के एकीकरण का आह्वान किया था। लेकिन यहाँ के जो देसी राजा थे उन राजाओं ने अपने अपने निजी स्वार्थ के कारण इस आह्वान को जो है नहीं माना। अब जुलाई 1945 में इंग्लैंड में सरकार बदलती है। वहाँ पर मजदूर दल की सरकार बनती है। मजदूर दल की सरकार बनती है। इससे पहले वहाँ पर जो प्रधानमंत्री है वो होते हैं विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल के स्थान पर अब मजदूर दल के क्लीमेंट एटली ये इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बनते हैं। अब क्लीमेंट एटली जब प्रधानमंत्री बने उसी समय भारत में कैबिनेट मिशन भी था और भारत में इस दौरान कैबिनेट मिशन के जो प्रस्ताव थे इन प्रस्तावों को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार किया था और मुस्लिम लीग ने भारत में एक सीधे सीधे आंदोलन की चेतावनी दे दी थी। सीधे सीधे आंदोलन की चेतावनी दी और इस चेतावनी के बाद अब भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। सांप्रदायिक दंगे यहाँ पर भड़क गए और इन सांप्रदायिक दंगों की जो सूचना है यह सूचना पहुंच गई क्लीमेंट एटली के पास जो इंग्लैंड के उस समय के प्रधानमंत्री थे। अब जब क्लीमेंट एटली के पास यह सूचना पहुंची तो उन्होंने अब भारत में शीघ्र सरकार के गठन का दबाव बनाया। इन्होंने इन दंगों के बाद भारत में सरकार के गठन का दबाव बनाया और इस दबाव के फलस्वरूप अब भारत में संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया। भारत में संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया। कब किया गया था? ये 9 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्मात्री सभा 9 दिसंबर 1946 और संविधान निर्मात्री सभा के गठन के बाद इसने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। अब 20 फरवरी 1947 एक और महत्वपूर्ण दिन ध्यान रखना। 20 फरवरी 1947 इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ब्रिटेन की संसद और संसद का जो सदन है जिसे हम कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश संसद का ये भाग है। तो अब क्लीमेंट एटली 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा करते हैं कि वह जून 1948 तक
जून 1948 तक वह भारत की सत्ता भारतीयों को सौंप देंगे। अब भारत में तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड वेवल। तो लॉर्ड वेवल के स्थान पर अब भारत के नए वायसराय और गवर्नर जनरल बना के भेजे जाते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन अब ये भारत के नए वायसराय बन के आते हैं, वायसराय एवं गवर्नर जनरल। और लॉर्ड माउंटबेटन के आने के बाद अब भारत जो है यह 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भी हो जाता है और साथ ही साथ भारत और पाकिस्तान के रूप में इसके दो टुकड़े भी हो जाते हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन के काल में भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। अब अंग्रेज यहाँ से चले गए, लेकिन अंग्रेजों ने जाते जाते हमारे लिए और समस्याएं खड़ी कर दी। और वो समस्या क्या थी, इसको भी हम समझेंगे। अंग्रेजों ने जो उस समय का स्वतंत्रता अधिनियम था 1947, उसकी एक धारा थी 8। उस धारा में एक लाइन उन्होंने लिखी जो बाद में भारत के एकीकरण के दौरान काफ़ी जो है परेशानियों वाली रही थी। और वो लाइन क्या थी, तो साथियों जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे तब उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तो इस अधिनियम 1947 की एक धारा थी, धारा 8। इस धारा 8 में एक उन्होंने लाइन लिख दी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो देसी रियासतें हैं, यहाँ पर जो देसी रियासतें ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधीन है, ये सभी देसी रियासतें भारत की तरह स्वतंत्र है। अब समस्या क्या होने वाली है कि इन्होंने कह दिया कि जो भी रियासतें थी वह रियासतें भी भारत की तरह क्या हो जाएंगी, स्वतंत्र हो जाएंगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि उस समय भारत का विभाजन हो गया था। अब इन रियासतों को छूट मिल गई थी कि ये रियासतें अब चाहें तो भारत में भी शामिल हो सकती है, भारत के अलावा ये चाहें तो ये पाकिस्तान में भी शामिल हो सकती है, या ये जो रियासतें हैं ये रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। तो ये समस्या अब इन्होंने अंग्रेजों ने भारत के लिए खड़ी कर दी कि उन्होंने जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था उसकी धारा 8 में यह लिख दिया कि जो देसी रियासतें ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हैं तो वे रियासतें भी भारत की तरह स्वतंत्र है। अब वे चाहें तो वहाँ के जो शासक हैं वो चाहते तो भारत में शामिल हो जाएं, वो चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या वो चाहें तो वह स्वतंत्र अस्तित्व भी अपना रख सकती है। अब भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उस समय इन देसी रियासतों पर नियंत्रण रखने के लिए जो राजनीतिक विभाग था, देसी रियासतों पर नियंत्रण रखने के लिए जो राजनीतिक विभाग था, इस राजनीतिक विभाग की जगह अब हमारे यहाँ पर स्थापित किया गया रियासती सचिवालय या रियासती विभाग, रियासती विभाग। तो अब राजनीतिक विभाग जो उस समय देसी रियासतों पर नियंत्रण रखने वाला था उसकी जगह अब हमारे यहाँ पर रियासती विभाग की स्थापना की गई और इस रियासती विभाग के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, तो अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और इस रियासती विभाग का सचिव बनाया गया था वीपी मेनन को, वीपी मेनन। तो यह रियासती विभाग जो है अस्तित्व में आ गया
सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया और वीपी मेनन को इसका सचिव बनाया गया। अब इसी रियासती विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक जो श्रीनगर में होती है, तो इसकी जो बैठक आयोजित की गई थी श्रीनगर में, और वहाँ पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। क्या था वो निर्णय? इस निर्णय के अंतर्गत अब ये कहा गया कि भारत की देशी रियासतों में केवल वो ही देशी रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है जिसकी आबादी, जो श्रीनगर की बैठक जो हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया कि केवल वही देशी रियासत अब अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है जिसकी आबादी कम से कम 10 लाख, आबादी 10 लाख या इससे अधिक हो, और उसकी जो वार्षिक आय है, वार्षिक आय, तो ये वार्षिक आय कम से कम 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए, 1 करोड़ या उससे अधिक। अब जो रियासती विभाग था, रियासती विभाग द्वारा जब ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, तब राजस्थान में इस शर्त को पूरा करने वाली केवल 4 रियासतें थी, और वो 4 रियासतें कौन कौन थी? जिनकी आबादी कम से कम 10 लाख से अधिक थी और जिनकी वार्षिक आय कम से कम 1 करोड़ से अधिक थी। तो ये 4 रियासतें थी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। तो रियासती विभाग द्वारा जब ये निर्णय लिया गया केवल वही देशी रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख पाएंगी जिनकी आबादी 10 लाख या उससे अधिक हो, या जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ या उससे अधिक हो। तो राजस्थान में इन शर्तों को पूरा करने वाली जो 4 रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। अब जब ऐसा आदेश या ऐसी जो है एक शर्त रखी गई, तब राजस्थान की जो विभिन्न देशी रियासतें थी उसमें हलचल पैदा हुई, और इस हलचल के कारण अब वो रियासतें, क्योंकि इन 4 के अलावा सभी रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व इन शर्तों के कारण नहीं रख पा रही थी, तो सबसे पहले कोटा के जो महाराव थे, कोटा के महाराव भीम सिंह, कोटा के महाराव भीम सिंह, तो भीम सिंह ने जो है प्रयास किए कि किसी तरह वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख पाए। तो उन्होंने हाड़ौती संघ बनाने का फैसला किया था, हालांकि बाद में वह संघ नहीं बन पाया। अब कोटा के बाद जो उदयपुर रियासत थी, जो मेवाड़ रियासत, उदयपुर रियासत, तो उदयपुर रियासत के महाराणा भूपाल सिंह, इन्होंने प्रयास किया था, वह प्रयास सफल नहीं हो पाया। पहला प्रयास किया था कि किसी तरह वो हाड़ौती संघ का निर्माण करके इन शर्तों को पूरा करे और अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखे, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। उसके बाद जो महाराणा थे भूपाल सिंह, उदयपुर स्टेट, उदयपुर रियासत के, तो इन्होंने सबसे पहले 7 नवंबर 1946, 7-8 नवंबर 1946 को राजस्थान के जो सभी राजा थे उन राजाओं का एक सम्मेलन बुलाया था, और उस सम्मेलन में उन्होंने सभी को एक साथ एक स्टेट बनाने का जो है प्रस्ताव दिया था। अब उस बैठक में जो राजा वहाँ शामिल हुए थे वो राजा इस बात से सहमत भी हुए, और वो जो है कुछ दिन की मोहलत लेकर वहाँ से इस सम्मेलन से चले गए। अब उसके बाद महाराणा भूपाल सिंह ने ही उदयपुर में 23 मई 1947 को, ये था पहला सम्मेलन रखा था इन्होंने, और दूसरा सम्मेलन रखा था 23 मई 1947 को। अब इस 23 मई 1947 को महाराणा भूपाल सिंह एक बार फिर से राजस्थान के सभी राजाओं को इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद वो इन लोगों को एक चेतावनी देते हैं कि यदि हमने अपनी रियासतों की एक यूनियन नहीं बनाई, हमने अपनी सभी रियासतों को एक नहीं किया, तो ये रियासतें जो है अपना अस्तित्व खो देंगी, क्योंकि ये सभी रियासतें
अलग अलग रूप में इन शर्तों को पूरा नहीं कर पा रही है तो वो जो है अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख पाएगी। तो हम सभी राजाओं को, हम सभी रियासतों को यहाँ पर एक यूनियन का निर्माण करना चाहिए, नहीं तो हमारा जो अस्तित्व है वह पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। अब महाराणा भूपाल सिंह द्वारा यह आह्वान किया गया और इस आह्वान के बाद भी जो राजा है वह राजा अपने अपने स्वार्थों के कारण एक साथ नहीं आ पाए थे। तो महाराणा भूपाल सिंह द्वारा जो ये प्रयास किए गए थे वह प्रयास विफल हो गए। यहाँ पर राजस्थान की जो 3 रियासतें हैं, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, तो इन 3 रियासतों ने इस प्रस्ताव को पहले ही अस्वीकार कर दिया। बाकी जो राजा थे उन राजाओं ने यहाँ पर एकीकृत राजस्थान की जो कल्पना इन्होंने की थी उसको मान भी लिया था, लेकिन जैसा मैंने भी कहा कि अपने अपने स्वार्थों के कारण, राजाओं के स्वार्थों के कारण ये जो प्रयास था यह प्रयास विफल रहा था। अब अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद एक महत्वपूर्ण नाम यहाँ आता है, वह रहता है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने पहले ही राजपूताना संघ बनाने का प्रस्ताव दे दिया था। और राजपूताना संघ बनाने का प्रस्ताव अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के द्वारा दिया गया था और इसी प्रांतीय सभा के प्रस्ताव के आधार पर, प्रांतीय जो सभा थी इस सभा के प्रस्ताव के आधार पर अब एकीकृत राजस्थान बनाने की जो कल्पना थी, एकीकृत राजस्थान बनाने की जो कल्पना इन्होंने की थी वह कल्पना अब आज़ादी के बाद साकार हो गई थी। एकीकरण के साथ विभिन्न चरण हुए, उस चरणों के अंत में एकीकृत राजस्थान जो है वो निर्मित हो गया था। अब जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ तो आज़ादी के समय, जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ तो उस आज़ादी के समय यदि हम बात करते हैं भारत की, ये हम बात कर रहे हैं आज़ादी के समय की, तो आज़ादी के समय भारत में कुल 565 रियासतें थी। 565 रियासतें भारत में थी और इन रियासतों में से 562 रियासतों ने उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। तो 562 रियासतों ने विलय पत्र पर जो है अपने हस्ताक्षर कर दिए, ये विलय में शामिल हो गई थी। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि भारत की 3 रियासतें थी जो उस समय शामिल नहीं हुई थी। ये रियासतें कौन कौन सी थी? ये थी कश्मीर, कश्मीर के अलावा थी हैदराबाद और तीसरी थी जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ पर? जूनागढ़ है गुजरात में। तो जिस समय विलय हुआ था तो विलय पत्र पर इन 3 रियासतों को छोड़कर, 3 रियासतें कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, तो इन 3 रियासतों के अलावा 562 रियासतों ने उस समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था। और भारत में यदि हम बात करते हैं कि भारत की उस समय सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो हैदराबाद जो है यह भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी। और इसी क्रम में बात करें कि भारत की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? भारत की सबसे छोटी रियासत, तो सबसे छोटी जो रियासत है यह थी बिलावरी। बिलावरी कहाँ पर? मध्य प्रदेश। बिलावरी मध्य प्रदेश। तो ये हमने बात की कि आज़ादी के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी?
तो आज़ादी के समय 565 रियासतें थी, जिसमें से 3 रियासतों को छोड़कर, कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, इन 3 रियासतों को छोड़कर बाकी सभी ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। हालांकि बाद में जो ये रियासतें हैं वो भी इस अखंड भारत में जुड़ गई थी। और इन 565 में से हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी और मध्य प्रदेश की बिलावरी यह भारत की सबसे छोटी रियासत थी। यह तो हमने बात की भारत की। अब अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, कि आज़ादी के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने यहाँ पर थे और कितने यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश थे। महत्वपूर्ण सवाल बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हालांकि यह चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम इस टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल है जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम में जो संभावित प्रश्न है उसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं आज़ादी के समय राजस्थान में। आज़ादी के समय राजस्थान में तो देखें, राजस्थान में उस समय कुल 19 देशी रियासतें थी। 19 देशी रियासतें। इन 19 में से 16 रियासतें राजपूत रियासतें थी, 2 रियासतें जाट और 1 मुस्लिम। आगे हम चर्चा करेंगे कौन कौन सी राजपूत रियासतें थी, कौन कौन से वहाँ के शासक थे, जाट रियासतें कौन कौन सी थी और मुस्लिम रियासतें कौन कौन सी थी। तो राजस्थान में 19 देशी रियासतें थी और इन 19 देशी रियासतों में से जो मेवाड़ रियासत है, मेवाड़ रियासत, यह रियासत उस समय राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी। मेवाड़ रियासत जो है यह राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी। और यदि हम बात करें कि राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी, तो साथियों राजस्थान की सबसे नवीनतम जो रियासत थी वो थी झालावाड़। झालावाड़ राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत थी, जिसका जो निर्माण है यह करा गया था 1838 ईस्वी में। 1838 ईस्वी में, जिस समय हमारे यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड ऑकलैंड थे। कौन थे यहाँ पर? ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड ऑकलैंड। तो ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड ऑकलैंड के समय झालावाड़ रियासत की स्थापना हुई थी और यहाँ के जो शासक थे उस समय वो थे झाला मदन सिंह। तो मेवाड़ रियासत सबसे प्राचीन और झालावाड़ रियासत जो है वह राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत थी। अब अगर हम बात करें कि राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी, तो राजस्थान की सबसे बड़ी जो रियासत थी वो थी मारवाड़ रियासत। मारवाड़ रियासत। और ये रियासत बड़ी किसमें थी? ये थी क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल में सबसे जो बड़ी रियासत है वह है मारवाड़ रियासत। और अगर हम बात करते हैं जनसंख्या में, तो जयपुर रियासत जो है यह जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत थी। जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत। अब इसी तरह हम बात करें कि राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी, तो उस समय राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। शाहपुरा वर्तमान में भीलवाड़ा में है। तो शाहपुरा रियासत जो है यह उस समय राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। तो आज़ादी के समय राजस्थान में 19 देशी रियासतें, 16 राजपूत रियासतें, 2 जाट रियासतें और 1 मुस्लिम रियासत, मेवाड़ जिसमें सबसे प्राचीन रियासत थी, गुहिल द्वारा जिसकी स्थापना की गई थी, और झालावाड़ जो है यह राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत है। 1838 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। झाला मदन सिंह उस समय झालावाड़ के शासक थे स्थापना के समय। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत की बात करते हैं
तो मारवाड़ रियासत सबसे बड़ी और जनसंख्या में जयपुर रियासत सबसे बड़ी है। आज़ादी के समय, आज़ादी से पहले 1941 में जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना के अनुसार जयपुर की जो जनसंख्या थी लगभग 30 लाख के आसपास थी। और इन सब में सबसे छोटी रियासत जो शाहपुरा रियासत ये थी। तो ये तो हो गई 19 देसी रियासतें। अब इन 19 देसी रियासतों के अलावा हमारे यहाँ पर थे 3 ठिकाने। जिनको चीफ सिर्फ ठिकाने भी कहा जाता है। अब एक बात और महत्वपूर्ण साथियों यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि जो देसी रियासतें हैं, इन देसी रियासतों को तोपों की सलामी दी जाती थी। ये जो रियासतें हैं, इन रियासतों को देसी जो तोपों की सलामी दी जाती थी, इसलिए इनको कहते हैं, जो रियासतें हैं जिनको तोपों की सलामी दी जाती थी, इनको कहा जाता है सैल्यूट स्टेट। सैल्यूट स्टेट यानी जिनको तोपों की सलामी दी जाती थी। अब इन 19 रियासतों में से 2 रियासतें ऐसी थी जिनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी 2 रियासतें हैं जिनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, या जो सैल्यूट स्टेट नहीं थे, और जो चीफ सिर्फ ठिकाने थे, इन ठिकानों को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। ध्यान रखना, इनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती। देसी रियासतों को तोपों की सलामी, जिनको सैल्यूट स्टेट कहा जाता था, इनमें से 2 रियासतें जिनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। वो आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सी देसी रियासतों को तोपों की सलामी नहीं मिलती थी उस समय। और जो 3 ठिकाने हैं, इन ठिकानों को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। इनको कहते थे नॉन सैल्यूट स्टेट। नॉन सैल्यूट स्टेट काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है ये भी। अब हम देखते हैं कि ये 3 ठिकाने कौन कौन से थे। तो जो ठिकाने हैं उनमें पहला ठिकाना था कुशलगढ़। कुशलगढ़ कहाँ पर? बांसवाड़ा में। उसके बाद नीमराणा अलवर में, और तीसरा ठिकाना था लावा। तो लावा जो उस समय जयपुर रियासत में था, वर्तमान में आप बात करेंगे तो वर्तमान में यह टोंक जिले में है। जिस समय एकीकरण हुआ था उस समय लावा जो है वो जयपुर रियासत के अंतर्गत था, जो ठिकाना लावा ठिकाना है। अब जैसा कि हम कहें, यदि सवाल आ जाए कि इन ठिकानों में सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा, तो जिस ठिकाने का नाम सबसे बड़ा, आपको याद रखने का तरीका मालूम हो जाएगा कि जिस ठिकाने का नाम सबसे बड़ा है वह उस समय सबसे बड़ा ठिकाना था, और जिस ठिकाने का नाम सबसे छोटा है यह सबसे छोटा ठिकाना था। तो ये उस समय के 3 ठिकाने, 19 देसी रियासतें, 3 ठिकाने, और एक था केंद्र शासित प्रदेश। एक था केंद्र शासित प्रदेश, और यह था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। तो ये राजस्थान की स्थिति थी जिस समय राजस्थान स्वतंत्र हुआ। तो स्वतंत्रता के समय 19 देसी रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश उस समय था, जिनका एकीकरण 7 विभिन्न चरणों के दौरान पूर्ण हुआ। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लें। चलिए साथियों, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। मैं पहले कह चुका हूँ कि यह राजस्थान इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ से आपको राजस्थान के प्रत्येक एग्ज़ाम में कम से कम एक सवाल आपको मिलता ही मिलता है। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें, अच्छे से इसको याद करें। पूरी कोशिश रहेगी कि हम बिल्कुल सरल शब्दों में
आपको यह जानकारी प्रदान कर पाएँ। चलिए, ये हमने बात की कि आज़ादी के समय राजस्थान में कौन कौन से रियासतें थी, उसमें सबसे बड़ी कौन सी, सबसे छोटी कौन सी। अब हम बात करेंगे कि आज़ादी के समय जो हमारे यहाँ पर देसी रियासतें थी, उन देसी रियासतों के राजा कौन थे, शासक कौन थे, जो ठिकाने थे वहाँ पर शासक कौन थे। तो देखें, पहले हम बात करते हैं रियासतों की। तो रियासतों में सबसे पहले जयपुर रियासत। तो जयपुर रियासत में महाराजा मानसिंह द्वितीय, जयपुर में महाराजा मानसिंह द्वितीय। उसके बाद बात करते हैं हम उदयपुर मेवाड़ रियासत। तो यहाँ पर थे महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह। उसके बाद हम बात करते हैं मारवाड़ रियासत या जोधपुर रियासत। तो यहाँ पर थे महाराजा हनुमंत सिंह, महाराजा हनुमंत सिंह, जिनको हनूत सिंह भी कहा जाता है, हनुमंत सिंह या हनूत सिंह। उसके बाद बात करें हम कोटा की। तो कोटा के शासक थे महाराव भीम सिंह, महाराव भीम सिंह। उसके बाद हम बात करें अगर करौली की, तो करौली के शासक थे महाराजा गणेशपाल वासुदेव। तो करौली के शासक महाराजा गणेशपाल वासुदेव। फिर अगर बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर के महाराजा थे शार्दुल सिंह, बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह। तो साथियों, यहाँ पर फिर से एक महत्वपूर्ण सवाल बन के आता है महाराजा शार्दुल सिंह का, कि जब देसी रियासतों का एकीकरण शुरू होने वाला था तो महाराजा शार्दुल सिंह ही पहले देसी रियासतों के शासक थे जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो सवाल यदि आपका आता है कि विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले कौन से शासक थे, तो वो थे बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह, जिन्होंने 7 अगस्त 1947 को सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये प्रथम शासक, थे जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। आगे हम बात करें अगर धौलपुर की, तो धौलपुर के शासक थे उदयभान सिंह, महाराजा उदयभान सिंह। यहाँ पर फिर से आपके एक महत्वपूर्ण सवाल बन के आता है, क्योंकि उस विलय पत्र पर सबसे अंत में जो है अंतिम शासक हम कह सकते हैं, अंतिम राजा हम कह सकते हैं, जिन्होंने उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और इन्होंने 14 अगस्त 1947 को उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये हो गए धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह। धौलपुर के बाद अगर हम बात करते हैं अलवर की, तो अलवर के महाराजा थे महाराजा तेज सिंह, महाराजा तेज सिंह। ये बात हो गई। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लें। अलवर के बाद हम बात करते हैं डूंगरपुर की।
तो डूंगरपुर के शासक थे उस समय महारावल लक्ष्मण सिंह। महारावल लक्ष्मण सिंह। महारावल लक्ष्मण सिंह। अब एक और महत्वपूर्ण जो शासक आते हैं वो आते हैं बांसवाड़ा के, और इनका नाम था महारावल चंद्रवीर सिंह। महारावल चंद्रवीर सिंह। इनसे संबंधित एक सवाल एकीकरण में महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि जब महारावल चंद्रवीर सिंह उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे, तब विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए इन्होंने एक लाइन कही थी कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि कौन से शासक ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, तो वो थे बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। इसको आप ध्यान रखें। उसके बाद हम बात करते हैं जैसलमेर की। तो जैसलमेर के शासक थे महाराजा रघुनाथ सिंह। जैसलमेर के शासक महाराजा रघुनाथ सिंह। उसके बाद बात करते हैं बूंदी की। तो बूंदी के शासक थे महारावल बहादुर सिंह। महारावल बहादुर सिंह। बूंदी के बाद हम बात करेंगे झालावाड़ की। तो झालावाड़ में महाराजा थे हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के नाम पर कोटा में एक बांध बना हुआ है, हरिश्चंद्र बांध, काली सिंध नदी पर। हमने भूगोल के अंतर्गत पढ़ा है राजस्थान की नदियों में। फिर अगर बात करते हैं हम भरतपुर की, तो भरतपुर के शासक थे महाराजा बृजेंद्र सिंह। महाराजा बृजेंद्र सिंह। तो ये भरतपुर के शासक। उसके बाद बात करते हैं हम प्रतापगढ़ की। तो प्रतापगढ़ के शासक थे अंबिका प्रताप सिंह। अंबिका प्रताप सिंह। अब प्रतापगढ़ के बाद हम बात करें शाहपुरा की। तो शाहपुरा के शासक थे राव सुदर्शन सिंह। राव सुदर्शन सिंह, ये हो गए शाहपुरा के शासक। अब उसके बाद हम बात करते हैं टोंक की। तो साथियों, टोंक जो है यह एकमात्र मुस्लिम रियासत थी जहाँ पर थे नवाब अजीजुद्दौला। नवाब अजीजुद्दौला। टोंक के बाद हम बात करेंगे सिरोही की। तो जो सिरोही रियासत थी, यहाँ के शासक थे महाराव अभय सिंह। महाराव अभय सिंह। और जो अंतिम रियासत थी वह थी किशनगढ़, और किशनगढ़ में थे महाराजा सुमेर सिंह। महाराजा सुमेर सिंह। तो ये हमारी 19 रियासतें और 19 रियासतों के प्रमुख शासक। इसके अलावा 3 ठिकाने बनते हैं, तो हम बात कर लेते हैं उसकी। मैं ठिकानों के जो शासक हैं उनको यहाँ पे लिख देता हूँ। आप अपने नोट्स में इनको रेगुलर बनाए रखना। तो जो 3 ठिकाने थे, उन ठिकानों में पहला ठिकाना था नीमराणा। ठिकाना पहला था नीमराणा, जहाँ पर शासक थे
राजा राजेंद्र सिंह, नीमराणा में राजा राजेंद्र सिंह। उसके बाद दूसरा ठिकाना रहता है लावा, जिसके बारे में बात की थी कि पहले यह जयपुर रियासत में था, अभी ये टोंक रियासत में है। और यहाँ पर जो शासक थे वो थे ठाकुर संदीप सिंह, ठाकुर संदीप सिंह, सॉरी संप्रदीप सिंह, संप्रदीप सिंह। तो ये हो गए लावा। लावा जो जयपुर रियासत में था, अभी वर्तमान में ये टोंक में है। और अंतिम जो रहता है वो रहता है कुशलगढ़। और कुशलगढ़ में जो थे वो थे राव हरेंद्र कुमार सिंह, राव हरेंद्र कुमार सिंह। तो ये हमने राजस्थान के 9 रियासतें और 3 ठिकाने और आज़ादी के समय जो है इन रियासतों और ठिकानों के शासक, आज़ादी के समय जो इन रियासतों के शासक थे। अब आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लें, नोट कर लिया होगा आपने। तो साथियों, आज की जो क्लास हमारी हुई है, जो विशेष क्लास हुई है, वो हमने राजस्थान एकीकरण के पहले भाग की चर्चा की है। इस भाग में हमने अब तक भारत की स्वतंत्रता तक की बात की है और आज़ादी तक, जब हमारे पास 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। अब हम जो अगला चैप्टर, अगली जो क्लास हमारी रहेगी एकीकरण का भाग 2, उसमें हम बात करेंगे एकीकरण के उन 7 चरणों की, जिन चरणों के अंतर्गत हमें वर्तमान राजस्थान प्राप्त हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भूगोल के अलावा, जैसा कि हमने आज इतिहास विषय की एक विशेष क्लास आपके लिए अरेंज की है, तो आपको यह क्लास पसंद आई होगी। और अगर आपको यह क्लास पसंद आई है तो आप इसे अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगला जो हमारा पार्ट है उसको लेकर हम बहुत जल्द आपसे फिर मिलेंगे, जिसमें हम राजस्थान के एकीकरण के 7 चरणों का पूर्ण व्याख्यान करेंगे। तो अगली क्लास तक आप सभी इस क्लास को, आज की क्लास को अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे इस अलग प्रयोग को आप जरूर पसंद करेंगे। अगली क्लास तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।